नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन रूप से जारी रख रहे होंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको 101% नोट डाउन करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको कसम है सभी को नोट डाउन करना है। उससे पहले सभी को मेरे भाइयों बहनों, रसगुल्ले रसगुल्लियों, शेर शेरनियों, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है मित्रों, आप सभी को होली बहुत अच्छे तरीके से खेलनी है और इस पूरी वीडियो को आपको नोट डाउन करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके लिए। तो पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इसे क्यों मनाया जाता है? तो 16 मार्च 1995 में, कब? 16 मार्च 1995 में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था और 2014 में WHO के द्वारा पोलियो मुक्त भारत को बता दिया गया। इसी वजह से हम टीके के महत्व को बताने के लिए प्रत्येक 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार 2022 की थीम जो है वो है वैक्सीनेशन फॉर ऑल। क्या है मित्रों? वैक्सीनेशन फॉर ऑल। अब आपके लिए कुछ लर्न टॉप क्वेश्चन, इन्हें आप नोट डाउन करिएगा। जैसे कि मिशन इंद्रधनुष, यह मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो वैक्सीनेशन से संबंधित है। और कब स्टार्ट किया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है, आपको याद रखना है। टीका उत्सव, तो टीका उत्सव हाल ही में 2021 में इसे स्टार्ट किया गया था, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल। कब मित्रों? 11 अप्रैल से 14 अप्रैल। 11 अप्रैल को हम ज्योतिबा फूले की जयंती मनाते हैं और 14 अप्रैल को यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती को मनाते हैं। और इन्हीं दोनों के जयंती के उपलक्ष्य में टीका उत्सव के रूप में मनाया गया था। ठीक है, जो 4 दिन तक चला था। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, पहला कोविड वैक्सीन टीका किसे लगा था? तो मनीष कुमार, ये एम्स के एक कर्मचारी हैं। इन्हें कोविड-19 का पहला टीका दिया गया था, जो कि एक फ्रंटियर वॉरियर के रूप में इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट 100% वैक्सीनेशन वाला गाँव कौन सा है? तो यह जम्मू कश्मीर का एक गाँव है जिसका नाम है वयान गाँव। यह 100% वैक्सीनेशन करने वाला जिला है। वहीं पर आपको याद रखना है कि 100% वैक्सीनेशन वाला जिला कौन सा है? तो यह हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है। और पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप सभी को याद रखना है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ही आपका टीबी मुक्त बन चुका पहला राज्य है। और रेबीज मुक्त पहला राज्य हमारा कौन सा है? गोवा। ये सारे के सारे फैक्ट आपको नोट डाउन करने थे, जो मैंने आपको समझाया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें भी आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाला हूँ, जिन्हें आपको मेरे साथ नोट डाउन करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पूछा क्या है? 16 से 28 मई तक आयोजित होने वाला 16 मार्च से 28 मई तक आयोजित होने वाला युविका 2022 कार्यक्रम का संबंध है। तो आप सभी को याद रखना है कि युविका क्या है। तो यह है एक युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। कब स्टार्ट किया गया था? तो 2019 में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था और इसी के चलते 2022 में युविका 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और यह किससे संबंधित है? तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इससे संबंधित है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसरो यह हमारे क्या है? एक अंतरिक्ष स्टेशन है जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और हाल ही में इसके 10वें नंबर के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वे हैं सोमनाथ, सोमनाथ, जो इसके 10वें नंबर के हैं। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं उन्हें, के सिवान। कौन मित्रों? के सिवान इसके पूर्व अध्यक्ष थे। उन्हीं के द्वारा इस युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था 2019 में। इसमें शामिल कौन कौन होंगे? तो 8th क्लास जो पास कर चुके हैं। कौन मित्रों? जो 8th क्लास के बच्चे हैं जिसे पास कर चुके हैं और 9th क्लास में आ चुके हैं या 9th क्लास में प्रेजेंट टाइम में हैं, ऐसे बच्चे इसमें शामिल हो सकेंगे। और हर राज्य से कितने? तो 3 स्टूडेंट को लिया जाएगा। हर राज्य से 3 स्टूडेंट को लिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसे आप नोट डाउन करिएगा। अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जो रुचि है बच्चों की, उसे विकसित करना और उनका पोषण करना। इसके लिए क्या होगा? इस युविका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। याद रखेंगे आप, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप देखते हैं आपके सामने कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, इसका हाल ही में एक चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर खोला गया था। कहाँ पर? गुजरात में। नॉर्थ इंडिया का पहला अंतरिक्ष केंद्र खोला गया है। कहाँ पर?
तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है मित्रों, ये कुछ आपके सामने छोटी मगर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिन्हें आपको नोट डाउन करना है। जैसे कि आपको पता है कि विक्रम साराभाई, कौन मित्रों? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन है? तो डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नैयर। ये कौन थे? पूर्व अंतरिक्ष केंद्र के पहले निदेशक थे। आपको पता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, और हाल ही में चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया था? गुजरात में। ये इसका काम क्या होता है? रॉकेट को डिज़ाइन करना। क्या करना? रॉकेट को डिज़ाइन करना। वहीं पर रॉकेट को और उपग्रहों को कंट्रोल करने का काम था मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, और यह कहाँ पर है? हासन, कर्नाटक में। ये क्या करता है? उपग्रह पर कंट्रोल करता है। सेकंड ब्रांच इसकी कहाँ पर है? तो आप सभी को याद रखनी है कि इसकी सेकंड ब्रांच मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी की सेकंड ब्रांच कहाँ पर है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। तरल प्रमोदक प्रणाली केंद्र कौन सा मित्रों? तरल प्रमोदक प्रणाली केंद्र, ये महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में है। और इसी के द्वारा एक इंजन बनाया गया था गगनयान, जो कि मानव युक्त पहला भारत का मिशन है जिसका नाम है गगनयान। इसके लिए इसका जो इंजन बनाया गया था उस इंजन का नाम है विकास इंजन, जो किसके द्वारा बनाया गया था? तो महेंद्रगिरी में तरल प्रमोदक प्रणाली केंद्र के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट आप सभी लोग देख सकते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यह कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। वहीं पर DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यह अपने परीक्षण और लॉन्चिंग कहाँ से करता है? तो व्हीलर द्वीप से। कहाँ से? व्हीलर द्वीप से। और व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। इसकी स्थापना आप सभी को याद रखनी है 1 जनवरी 1958 को, और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है DRDO के? तो सतीश रेड्डी जी इसके हेड हैं। ये सारे के सारे जो रिवीजन क्लास में आपको करा रहा हूँ आपके सभी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन उपयोगी है। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और आइए बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर जिसकी हम चर्चा करने वाले थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए क्या खास है? तो पहले जान लेते हैं खास बात क्या है। तो जितने भी हमारे शांति संबंधित पुरस्कार हैं, यानी शांति संबंधित जितने भी फैक्ट रहेंगे और हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले हमारा आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कौन सा मित्रों? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो आप सभी को याद रखना है कि शांति हमें किसके पास मिलती है? गुरु के पास। तो यह कहाँ पर हमारा शांति जो केंद्र खोला जाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है मित्रों, गुरुग्राम, हरियाणा में एक जैन आचार्य हैं, इनके द्वारा इसका स्थापना किया जाएगा, और यह लगभग 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है मित्रों, कैसा? तो यह विश्व शांति केंद्र यानी वर्ल्ड पीस सेंटर होगा, जो अपने भारत में पहला होगा, और कहाँ पर? गुरुग्राम, हरियाणा में से स्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम, हरियाणा में और क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे कि आप पता है हाल ही में एक ATM चलाया गया था, ग्रेन ATM, जिसमें क्या होगा? अनाज बाहर निकलेगा, उसको ग्रेन ATM कहा गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। ISA, ये क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में स्थित है। हेली हब, यह भी कहाँ पर है? तो यह भी गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। पुलिस आयुक्त बनाई गई थी हाल ही में हरियाणा की, तो ये कौन है? तो गुरुग्राम, हरियाणा की पुलिस आयुक्त बनाई गई थी कला रामचंद्रन। और दिल्ली के पुलिस आयुक्त कौन है? आप सभी को याद रखना है, राकेश अस्थाना। अब आपके लिए बेहतरीन से ललन टॉप क्वेश्चन देखिए। पहले तो हम देखते हैं स्टैचू ऑफ पीस, यह पाली, राजस्थान में बनाई गई थी। ठीक है, शांति दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व शांति दिवस प्रत्येक 21 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। अब आपके लिए शांति पुरस्कार जो संबंधित हैं इनको आप गौर से देखिएगा और नोट डाउन करिएगा। जैसे कि आपको पता है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था किसे? तो प्रथम फाउंडेशन को। प्रथम फाउंडेशन गुणवत्ता मूलक एक शिक्षा प्रदान करने वाला संस्थान है, और इसके CEO कौन है? तो रुक्मणी बनर्जी इसकी CEO हैं प्रथम फाउंडेशन की। अब आपको देखना है गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था? तो शेख मुजीबर रहमान, बांग्लादेश के जो आधुनिक बांग्लादेश है इसके संस्थापक माने जाते हैं शेख मुजीबर रहमान, और इन्हीं की पुत्री प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश की क्या है? प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है शेख हसीना। क्या है मित्रों? शेख हसीना। वहीं पर बात करें कि 2019 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो डेविड एटनबर्ग को दिया गया था। ठीक है, वहीं पर आपको याद रखना है कि शांति के नोबेल पुरस्कार, पहला शांति का नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था हेनरी ड्यूनेंट को। 2019 का अबी अहमद अली जो इथियोपिया के राष्ट्रपति थे, इन्हें दिया गया था। 2020 में किसे दिया गया? तो WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था, और 2021 में यह दिया गया था मारिया रेसा और दिमित्री मुराटेव को दिया गया था। ये शांति के नोबेल दिए गए थे। तो सारे के सारे ये आपको याद रखने हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार,
गांधी शांति पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार और केवल शांति पुरस्कार। कौन सा? केवल शांति पुरस्कार यह दिया गया था तिस्सी डग्गा रेम्बा। किसे? तिस्सी डग्गा रेम्बा को यह दिया गया था। अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो की मेहनत मुझे पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलना। आप सभी लोग इस बार जोर लगाकर इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में सेंड कर दीजिए और बता दीजिए कि आपको करंट अफेयर को बहुत सीक्वेंस वाइज तरीके से मैं समझाने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी लोग जोड़िए अपने फ्रेंडों को और बताइए कि यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की दृष्टि से। अब हम कल से आप सभी के लिए एक बेहतरीन सी शुरुआत करेंगे। ठीक है मित्रों, जो कि आपके लिए और रेलवे की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो डेली के डेली मैं आपको 20 या 15 क्वेश्चन जो रेलवे की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर लेकर आऊँगा और लास्ट में उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो उन्हें आपको नोट डाउन करना है और प्रत्येक दिन उन क्वेश्चनों को देखना है, रिवाइज करना है और ऐसे ही करके मैं आपको पूरी की पूरी किताब लगवा दूंगा। जो रेलवे की पूर्व क्वेश्चनों की एक किताब है मेरे पास, वो पूरी किताब आपको लगवा दूंगा। ठीक है मित्रों, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। तो आप सभी लोग उस बात को याद रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यह भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिप्री एक संस्था आपके सामने आई है, सिप्री, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे क्या है सिप्री। तो सिप्री द्वारा रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसके अनुसार बताया गया है कि 2017 से 2021 के दौरान भारत की सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं सिप्री क्या है। तो सिप्री को शॉर्ट फॉर्म में सिप्री कहा जाता है। एक्चुअली इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसीलिए हम इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, सिप्री कहते हैं। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी में स्थित है। इसका काम क्या होता है सिप्री का? तो हथियारों की जानकारी प्रदान करना, है ना, कि किसने कितने हथियार बेचे, किसके पास कौन सी टेक्नोलॉजी का हथियार है और सबसे ज़्यादा हथियार किसने खरीदे। ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें हैं जो सिप्री के द्वारा जारी की जाती हैं। उन्हीं में से हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है कि ज़्यादातर भारत सबसे ज़्यादा आपूर्ति करने वाला देश है। तो आइए जानते हैं इसके सभी बेचने, खरीदने और किसके ज़्यादा आयात करने की, इन सारी बातों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हथियारों का निर्यात, सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात यानी कि इन्हें बेचता कौन है, तो इसमें टॉप पर है यूएसए। 39% जो विश्व की हथियार हैं उनमें से 39% कौन बेचता है, तो यूएसए बेचता है। सेकंड स्थान पर रसिया है, यह 19% हथियार बेचता है या इनका निर्यात करता है। वहीं पर हम देखें कि हथियारों का आयात यानी इसकी हथियारों की खरीदारी सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो हम देखते हैं कौन है वो, अपना भारत। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला भारत पहले स्थान पर है। और सबसे ज़्यादा किससे खरीदता है, तो आपको याद रखना है रूस से 47%, यानी विश्व के जो हम खरीदते हैं हथियार 100% में से 47% रूस से हम खरीदते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए जो मैंने आपको लिख कर दिए हैं। इसी के साथ आपको सिप्री संस्था को अलग से बॉक्स में बंद करना है और इस पर ताला लगा देना है। ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे रूप से तैयार करना है। अब आपके लिए डिफेंस संबंधित फरवरी और मार्च से जितने भी इम्पोर्टेंट हथियार, मिसाइल, उन सभी के बारे में चर्चा करने वाला हूं, तो इन्हें आप नोट डाउन करिएगा और बताइएगा कि आपके लिए मेहनत कैसी है। तो ये देखिए आप सभी के लिए है, केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए थे, तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसरो के हेड बने हैं एस सोमनाथ। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और बेंगलुरु में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ये अपने परीक्षण कहाँ से करता है, तो विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन से अपने करता है और लॉन्चिंग कहाँ से करता है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ठीक है, अब आपके लिए जो मैं ललन टॉप क्वेश्चन लेकर आया था इन्हें देख लीजिए। चंद्रयान फर्स्ट यह किससे भेजा गया था, PSLV C11 से। चंद्रयान सेकंड या GSLV MK3 M1 से भेजा गया था। मंगलयान PSLV C25 से भेजा गया था। 104 उपग्रह PSLV C37 से भेजे गए थे। 143 उपग्रह फॉल्कन 9 रॉकेट से भेजे गए थे और स्पेस एक्स एलॉन मस्क की एक कंपनी है, इससे भेजे गए थे। अमेजोनिया सैटेलाइट PSLV C51 से भेजे गए थे। यहाँ 51 करना है आपको, 51 से भेजे गए थे, जबकि PSLV C52 से हाल ही में एक भेजा गया है जिसका नाम है EOS-24। ठीक है, ये आपको याद रखना है, EOS-4। ठीक है मित्रों, वहीं पर निसार यह किस किस का, तो नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है जिसे निसार के नाम से जाना जा रहा है। तो ये सारे चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है।
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, यह फरवरी माह का है और 2022 का। कौन सा मित्रों? 2022 का फरवरी माह का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो पुरुषों में अगर हम बात करें तो भारत के एक बल्लेबाज हैं जिनका नाम है श्रेयस अय्यर, इन्हें चुना गया है। और महिला हैं अमेलिया केर, ये न्यूजीलैंड की हैं। इन दोनों को फरवरी माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, हाल ही में जो कुछ सीरीज हुई हैं इनमें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए श्रेयस अय्यर को और इनके भी महिलाओं की कुछ बेहतरीन से इन्होंने प्रदर्शन किए थे, इनके लिए फरवरी माह का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। बात करें यदि आईसीसी की, तो आप सभी लोग जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है? दुबई यूएई में है। ठीक है, और इसके हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो ग्रेग बर्कले इसके हेड हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, बोलकर बताता हूँ लेकिन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं पर आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर 2021 का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? तो ये थे अजाज पटेल, और किस टीम से खेलते हैं? तो न्यूजीलैंड टीम से खेलते हैं। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भारत के खिलाफ 10 में से 10 विकेट लिए थे, इसलिए इन्हें 2 दिसंबर 2021 का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। वहीं पर हम बात करें कि दिसंबर 2021 में इस खिताब की शुरुआत हुई थी और पहली बार लगातार 3 महीनों में भारत के खिलाड़ियों ने इसे अपने नाम किया था। जनवरी माह में ऋषभ पंत ने, फरवरी माह में रविचंद्रन अश्विन ने और मार्च माह में भुवनेश्वर ने इसे अपने नाम किया था। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं इन क्वेश्चनों से। अब ललन टॉप क्वेश्चन आपके लिए क्या है? तो वर्ल्ड कप, जो महिलाओं का वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला बनी है झूलन गोस्वामी। इन्होंने 30 वर्ल्ड कप मैचों में 39 विकेट अपने नाम किए हैं। ठीक है, और ये पहली महिला बन चुकी हैं जो 5 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं। वहीं पर 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली एक और महिला हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे, और वे हैं द लीजेंड ऑफ मिथाली राज। कौन मित्रों? मिथाली राज। इनको आप कैसे भी, इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, इन्हें गिनाते हैं आपके लिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली एकमात्र महिला बन चुकी है मिताली राज, 10,000 से ज़्यादा रन इन्होंने बनाए हैं। 2021 का इन्हें खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, मिताली राज ही भारतीय महिला कप्तान है। ठीक है, भारतीय महिला टीम की कप्तान है। ये सारे के सारे फैक्ट आपको नोट डाउन करने हैं, याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है कि एयर इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं एन चंद्रशेखर। यह भी टाटा सन्स के भी अध्यक्ष हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, और एयर इंडिया के भी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। बात करें एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ये गवर्नमेंट में विलय हो गया तो इसका नाम रख दिया गया एयर इंडिया, लेकिन पुनः से यह टाटा के पास आ चुका है। ये भी बात आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय समुद्री समन्वयक ये कौन बनाए गए हैं हाल ही में? जी अशोक कुमार। टिस्को, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में, और जमशेदपुर झारखंड में इसकी क्या है? हेडक्वार्टर है या इसकी कंपनी है। बोकारो यह झारखंड में स्थित है और रूस की सहायता से इसे बनाया गया था। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, रूस की सहायता से बनाया गया था। राउरकेला उड़ीसा में है और जर्मनी की सहायता से इसे बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। सेल के अंतर्गत आते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी प्रेजेंट टाइम में आप सभी को मालूम है शोभा मंडल कौन है? हेड हैं। इसके अंतर्गत आते हैं बोकारो, भिलाई और उड़ीसा। ठीक है, बोकारो, भिलाई और राउरकेला। राउरकेला में आपको पता है हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। ठीक है, यह भी बात आपको याद रखनी है, राउरकेला में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन करिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने आपको इस क्वेश्चन को कुछ इंपॉर्टेंट अलग से जानकारी लिख कर दी है, इन्हें आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, तो पहला हमारा पूछा गया है कि देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिकल सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो इंद्रायणी एक मेडिकल सिटी होगी जो पुणे में स्थापित की जाएगी। जी हाँ मित्रों, पुणे और मुंबई के बीच जो दर्रा है, ये इसका नाम क्या है? भोरघाट। पहले बता दे रहा हूँ आपको पुणे से संबंधित कुछ जानकारियाँ, लेकिन आप देख लीजिए पहले इंद्रायणी मेडिसिटी देख लीजिए ये क्या है। तो मेडिकल संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होंगी वो सारी की सारी एक ही शहर में मिल सकें, जैसे हॉस्पिटल है, मेडिकल रिसर्च सेंटर हैं, वेल्थ सेंटर हैं, फिजियोथेरेपी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मेडिकल संबंधित अगर छोटी से छोटी चीज़ हमें चाहिए या बड़ी से बड़ी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो वो एक ही शहर में उपलब्ध हो सकें। ऐसे ही एक शहर बन चुका है, इसका नाम है पुणे, और यह कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है? इंद्रायणी मेडिसिटी। क्या नाम दिया गया है? इंद्रायणी मेडिसिटी इसे नाम दिया गया है। ठीक है, और इसे बनाया जाएगा क्या? तो मेडिकल संबंधित सारे सामान एक जगह मिल सकें। ठीक है, इसीलिए इसे चुना गया है, इसके स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ ललन टॉप क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया कि मुंबई और पुणे के मध्य कौन सा दर्रा है? तो भोरघाट दर्रा, ये मुंबई और पुणे के मध्य है। 1948 में यहीं पर
भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला गया था, है ना। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? तो पुणे भिंडवाड़ा में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो मैंने आपको बताया था किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, जो प्रथम महिला शिक्षिका थी भारत की, उनके द्वारा पहला बालिका विद्यालय खोला गया था। वहीं पर आप सभी को मालूम है कि बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो महाराष्ट्र में बालिका दिवस कब मनाते हैं? 3 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, इसे मनाते हैं 24 जनवरी को, ठीक है। और वहीं पर आपको याद रखना है कि महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 फरवरी को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो 11 अक्टूबर को, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब आप देख सकते हैं सीडैक, कंप्यूटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी सेंटर, यह कहाँ पर है? तो यह पुणे सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने वाली एक कंपनी है, ठीक है। आईआईटी मद्रास में, आईआईटी बेंगलुरु में और आईआईटी रुड़की में हाल ही में सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए थे, जिनमें से आपको एक का नाम याद रखना है, परम पवेगा, ठीक है। आईआईटी बेंगलुरु में और आईआईटी रुड़की के द्वारा हाल ही में परम गंगा को स्थापित किया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट, यह भी पुणे में स्थित है। मेडिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो केरल में स्थापित किया गया था। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई किसके द्वारा चला गया था? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा इसे चलाया गया था। ये सारे फैक्ट आपको क्वेश्चन नंबर 7 से याद रखने थे। आज के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि रेत समाधि, एक उपन्यास है जिसका नाम है रेत समाधि। क्या है मित्रों? रेत समाधि। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है टॉम्ब ऑफ सैड। क्या मित्रों? टॉम्ब ऑफ सैड। इसके लेखक कौन है या इसकी लेखिका कौन है? तो एक लेखिका है जिसका नाम है गीतांजलि राव। इनके द्वारा एक पुस्तक थी, एक उपन्यास था जिसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया था। और यह चर्चा का विषय क्यों है? तो आप सभी को पता है यह चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए इन्हें नामित किया गया है, ठीक है। इस रेत की समाधि में क्या लिखा गया है? तो 1947 में जो विभाजन हुआ था उसकी भयावह स्थिति को इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार से लोग डरे सहमे थे और क्या क्या स्थिति ऐसा पैदा हुई थी जो 1947 में विभाजन की स्थिति के दौरान पैदा हुई थी। ये सारी की बातें कहाँ में लिखी गई हैं? तो टॉम्ब ऑफ सैड में लिखी गई हैं। और गीतांजलि राव इसकी क्या है? आप सभी लोग जानते हैं गीतांजलि राव कौन है? तो इसकी लेखिका हैं। आप सभी को पता है कि गीतांजलि के लिए ही सबसे पहले भारत में जो शांति का साहित्य का पुरस्कार दिया गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, ठीक है। ये बात आपको छोटा सा पॉइंट याद रखना है अलग से। नेक्स्ट प्रमुख पुस्तकें आपके लिए ममता बियॉन्ड, ये 2021 में लिखी गई थी और जयंत घोषाल के द्वारा लिखी गई थी। एम्स में जंग लड़ते हुए एक पुस्तक है, यह रमेश चंद्र पोखरियाल के द्वारा लिखी गई थी जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं होम इन द वर्ल्ड, यह पुस्तक अमर्त्य सेन जी के द्वारा लिखी गई थी। अमर्त्य सेन आप सभी लोग जानते हैं यह अर्थशास्त्री हैं और 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आई एम नॉट मसीहा, यह सोनू सूद की एक बुक है और इसकी किसके द्वारा लिखी गई है? तो नीना अय्यर के द्वारा लिखी गई है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये सारे पुस्तक आपको नोट डाउन करनी थी। क्वेश्चन 9 पूछा गया है किस हाई कोर्ट ने हिवाज पहनना इस्लाम में ज़रूरी नहीं माना है और इसका फैसला भी दिया है? तो वह है कर्नाटक हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, कर्नाटक हाई कोर्ट। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और पूछा गया है कैंडी वायर क्या है? तो कैंडी वायर एक यूक्रेन पर वायरस का हमला है। कैसा वायरस? तो जो सॉफ्टवेयर वायरस होता है इसका हमला है, यानी कि एक मालवेयर है कैंडी वायर जो कि एक बुरा सॉफ्टवेयर होता है। यह डेटा को समाप्त करता है और करप्ट फाइल को करने का काम किसका होता है? तो इस कैंडी वायर का होता है जो यूक्रेन पर हमला करने वाला बन गया है, ठीक है। इसका आरोप है कि रूस ने इस पर क्या कैंडी वाइपर का भी उपयोग किया है, फास्फोरस का भी उपयोग किया है। कुछ ऐसे प्रतिबंध भी लगाए गए हैं जिन्हें आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, जैसे कि इसे फीफा वर्ल्ड कप से अलग कर दिया गया है ना, एक रेस से भी अलग कर दिया गया और यहाँ पे आपको पता है इसकी जो दूतावास थे इनको भी बंद कर दिया गया है। अब आपको देखना है जैसे कि ताज़ा खबरें हैं आपके लिए। $1 बिलियन की सहायता कौन देगा यूक्रेन को? तो अमेरिका देगा। FIDE द्वारा चेस प्रतियोगिता से जो होने वाली थी मॉस्को में, और ये कहाँ पर होगी? अब चेन्नई यानी भारत में होगी। जो FIDE के द्वारा एक चेस प्रतियोगिता कराई जानी थी मॉस्को में, जो अब चीन में होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए। पूछा गया है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जनरल बिपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। अब आपके लिए लाया हूँ आज का प्रश्न और कल वाले क्वेश्चन का आंसर। पूछा गया था कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था? तो यह था पहले स्थान पर रहा था नॉर्वे, दूसरे स्थान पर जर्मनी,
तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर रहा था अमेरिका। ये सारी बात आपको याद रखनी है। आज का हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने हेतु कितने किसान ड्रोनों की शुरुआत की है? तो इसका आंसर आप सभी को देना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी के साथ आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।